नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कांटी के एक गांव में छापा मारने गई पुलिस की अपराधियों से हो गई मुठभेड़। दो तरफा फायरिंग में एक अपराधी को लगी गोली, जख्मी समेत पकड़े गए दो अपराधी। दोनों पंजाब नेशनल बैंक लूटकांड में रहे हैं शामिल। जल संसाधन विभाग के महिला अधिकारी की मौत पर परिजनों ने हत्या किए जाने की कही बात। अविवाहित महिला अधिकारी 2 वर्षों से मुजफ्फरपुर में रह रही थी अकेली। और शबे बारात पर मुस्लिम भाइयों ने पुरखों के कब्र पर रोशनी कर मांगी मगफिरत की दुआ। शहर से गांव तक के कब्रिस्तान रहे जगमग। मस्जिदों में भी रात भर की गई इबादत। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अब एक खास रणनीति के तहत काम कर रही है। आईजी शिवदेव प्लांटे के निर्देश पर पुलिस ने अघोषित रूप से ऑपरेशन लंगड़ा शुरू कर दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत पुलिस ने मुठभेड़ में एक अपराधी को पैर में गोली मारकर लंगड़ा कर दिया। कांटी के पंजाब नेशनल बैंक लूट के प्रयास में इसी ने सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर राइफल छीन ली थी। अब पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है। मुजफ्फरपुर कांटी थाना क्षेत्र के नया चौक स्थित पंजाब नेशनल बैंक में शुक्रवार को लूटपाट करने पहुंचे अपराधियों ने बैंक के सुरक्षा गार्ड को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। हालांकि लुटेरे अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। सुरक्षा गार्ड की दिलेरी ने उन सभी को भागने पर मजबूर कर दिया। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया। इस घटना में संलिप्त बदमाशों की धरपकड़ के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस की विशेष टीम ने शनिवार की देर रात मधुकर छपरा गाँव में छापेमारी की। इस दौरान अपराधियों से पुलिस का मुठभेड़ हो गया। पुलिस की गोली से एक बदमाश जख्मी हो गया। छापेमारी में बैंक लूट के प्रयास के दौरान सुरक्षाकर्मी से लूटी गई राइफल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया। छापेमारी करने पहुंची पुलिस को देखते अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की। गोलीबारी में एक अपराधी जख्मी हो गया। पैर में गोली लगते हुए गिर पड़ा, जिसे पुलिस ने दबोच लिया। उसकी पहचान साइन निवासी रंजीत पटेल के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक पुलिस मुठभेड़ में जिस अपराधी रंजीत को गोली लगी है उसने ही बैंक लूट की कोशिश में होमगार्ड जवान को गोली मारी थी। वहीं गिरफ्तार दूसरे अपराधियों की पहचान कांटी साइन टोला के रंजन पटेल के रूप में हुई है। इस मुठभेड़ में पुलिस पर करीब आधा दर्जन फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। कांड में शामिल गिरोह को चिन्हित कर लिया गया है। तिरहुत रेंज के आईजी शिवदेव प्लांटे ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करके गोली लगने के बाद भी बैंक लुटेरों से लड़कर कैश लूटने से बचाने वाले होमगार्ड जवान भोला राय की दिलेरी की सराहना की है। आईजी ने अपने पोस्ट में लिखा कि बड़े से बड़े अपराधी से लड़ने के लिए संसाधन से ज्यादा हौसले की जरूरत होती है। गोली लगने के बाद भी उनका मनोबल नहीं टूटा। ऐसे जानबाज सिपाही को मेरा सलाम। आईजी ने पोस्ट में लिखा है कि अब इस गैंग को निपटाने की जिम्मेदारी हमारी है। 23 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया था, जिस दौरान हम लोगों के गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए थे। इसी घटना के आलोक में पश्चिमी डीएसपी श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों की डीआईयू की टीम थी। इसके अतिरिक्त कांटी के थाना अध्यक्ष थे और मोतीपुर के भी अन्य पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। इस आलोक में कल देर शाम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना में ही गोपालपुर बाजार है, वहाँ के पास से, जिनका नाम रंजीत है। इनकी निशानदेही के आधार पर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में कांटी थाना के अंतर्गत मधुकर छपरा गांव है, जिसके चौर में एक रेड की गई। रेड के दौरान वहाँ पर एक अपराध कर्मी थे जिनका नाम रंजन है और
जैसे ही वहाँ पर टीम पहुँचती है उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का उसमें लगी है, बुलेट पर और उसके शीशे पर। फिर पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षार्थ नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने के नीचे, वो अभी इलाजरत हैं। और हम लोगों ने इस पूरे छापेमारी के दौरान जो राइफ़ल छीनी गई थी होमगार्ड से उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इस कथित घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था अपाचे ब्लू कलर की, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है हमारी टीम ने, और एक पिस्टल अभियुक्त के पास से जब्त की गई है और कुछ जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। इतिहास क्या है उनका? एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। कांटी थाने में अभी तक 3 केस इस व्यक्ति के ऊपर निकले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और NDPS के केस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की संलिप्तता थी, जिसमें से 5 घटनास्थल पर गए थे और 1 घटनास्थल से बाहर थे और पीछे से मदद कर रहे थे। जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और चूँकि इस टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, तो मैं आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को 21,000 रुपये नगद से पुरस्कृत कर रहा हूँ। दीजिए, कहाँ है बढ़ाओ, लीजिए, लाल चौक पर आइए। कोई इधर सर, इधर देखिएगा चलिए सर। उसमें तो छूट गया सर। किसी बड़े क्या ये सभी अपराधी हैं सर? ये सभी लोकल हैं? तो बड़े गिरोह से लोग क्या चूँकि इन लोगों की बहुत आइडेंटिटी तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें से जो शेष 4 अपराधी हैं वो इस ज़िले के भी हैं और सीमावर्ती ज़िले के भी हैं। सर 5 राउंड जो फायरिंग की गई उसमें कोई पुलिसकर्मी घायल ऐसा कुछ? नहीं, किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है, ना ही कोई इंजर्ड है। जो हम लोगों का पुलिस वाहन है उसमें 3 गोलियां लगी। टोटल 5 फायरिंग की गई थी। राइफल को इन लोगों ने कहाँ पर छिपा रखा? राइफल जहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो मधुकर छपरा गांव है, वहां पे काफ़ी चौर का इलाका है, वहीं पर ये छिपा के रखे थे। इसमें सर जो गोली मारी गई थी होमगार्ड जवान को, किसने मारी थी इसमें से? जिनको गोली लगी है रंजन पटेल, इन्हीं के द्वारा उनको गोली मारी गई थी। तो क्या इससे पूर्व भी कोई बैंक लूट में या किसी तरह का नहीं, अभी तक इन लोगों का बैंक लूट में कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों ने इसमें काफ़ी होमवर्क किया है, लेकिन आर्म्स एक्ट में और NDPS में इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है। सर राइफल ले जाने का मोटिव क्या था लोगों को? राइफल तो छीनी इसलिए गई थी कि ताकि जब ये लोग वहाँ से भाग रहे हैं तो भागते समय जो हम लोगों के गृह रक्षक उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर पाए, और इसी क्रम में उनके द्वारा राइफल छीन के भागे। मुजफ्फरपुर में जल संसाधन विभाग की सहायक अभियंता 26 वर्षीय महिमा कुमारी की संदिग्ध मौत के बाद से ही हत्या की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने साफ साफ कहा कि महिमा की हत्या की गई है। जैसा कि दर्शकों को मालूम है कि शनिवार की शाम सदर थाना क्षेत्र स्थित किराए के मकान में महिला अधिकारी का शव मिला था। मूल रूप से लखीसराय निवासी महिमा अतरदय प्रजापति नगर में विनोद कुमार गुप्ता के मकान में 4 कमरे का फ्लैट लेकर 2 वर्षों से अकेले रह रही थी। अभी उनकी शादी नहीं हुई थी। पहले उनके माता पिता साथ रहते थे। बीच बीच में पटना से नाना नानी एवं अन्य स्वजन मिलने आते रहते थे। महिमा कुमारी का शव कमरे से सटे हॉल में पीठ के बल जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उन्होंने एक ही पैर में जूता पहन रखा था। कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने महिमा के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है। पुलिस के अलावे फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल की है। डॉग स्काउट को भी बुलाया गया है। देर रात महिमा के माता पिता लखीसराय से मुजफ्फरपुर पहुंचे। जवान बेटी का शव देखकर माता पिता चित्कार मारने लगे। मां मीना देवी और पिता राजकिशोर पासवान ने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। इधर पूरे घटनाक्रम पर SSP राकेश कुमार ने बताया कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहली नजर में यह लूट या दुष्कर्म का मामला नहीं लग रहा है। मुजफ्फरपुर की सहायक अभियंता क्या नाम है? उसका हत्या कर दिया गया, उसको मार दिया कोई आके उसको देख के लगा बाहर से कहीं आई है, क्योंकि कपड़ा पहनी जूता पहनी हुई, एक जूता पैर से निकला हुआ है। नहीं, हम लोग जानते हैं यहाँ किसी को कभी कुछ बताई भी नहीं, इसलिए हमको किस पे शक करें? हम कुछ जानते, वो बाथरूम के आगे गिरी हुई थी,
हाँ, वही पैर में जूता था, एक जूता खुला हुआ था, एक पहनी भी थी, कान वाला सब गिरा हुआ था। दूगो ऐसे ही पहनी से भी छोटा सा टॉप पहनी थी बाबू, इधर के हाँ, आते थे जाते थे हम लोग भी, कभी कभी आए कभी। आप लोगों को कैसे जानकारी हुई? हम मकान मालिक फोन किया, क्या वो बात हम आगे गिरी हुई है, तब हम लोग वहाँ से चले आए, 7 बजे तक पहुँचे तो देखते वैसे ही गिरी हुई है, पूरा प्रशासन भीड़ लगा है, कुछ नहीं कर रहा है, और बाबू वैसे ही पड़ी हुई है। अभी कहाँ कुछ बात हुआ है, कुछ बात नहीं हुआ है, बस हम चाहते हैं मेरे बच्चा को इंसाफ मिले, जो भी किया है उसकी जांच करे, कड़ी से कड़ी जांच करे और उसको सजा दे। उसको मारा है, कोई भी मारे, उसको मार दिया। नहीं, हमको शक नहीं है, शक किसी पे नहीं है, किस पे शक करे, हम जानेंगे तब तो। 3 साल। लास्ट बात आपकी कब हुई? हाँ, गुरुवार को शाम में 4 बजे। हाँ, ठीक था, सब कुछ ठीक था। परिजनों के द्वारा जो भी चीज़ें कही जा रही हैं उस पर हम लोग संज्ञान लेंगे, और जो भी वो अपना लिख के दे रहे हैं प्रथम दृष्टया हम लोग उस पर ही FIR करेंगे, क्योंकि प्राथमिकी जो है प्रथम दृष्टया रिपोर्ट ही होती है। और हत्या किस वजह से हुई है इसके पीछे हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और FSL की रिपोर्ट्स जो हम लोग की आएंगी उसका वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी पे अभी कोई वैसी इंजरी हम लोगों को दिखाई नहीं दे रही है। तो हम लोग एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इसमें जैसा आगे आएगा आप लोगों को अवगत करेंगे। घर जिस प्रकार से खुली हुई थी, क्या लूटपाट वगैरह भी की गई? नहीं, चूँकि कोई भी सामान बिखरा हुआ नहीं है, जो भी ज्वेलरी आइटम्स थे वो भी उनके पास है, मोबाइल भी उनके पास में है, और अलमीरा वगैरह सारा अच्छी तरीके से बंद है। तो लूटपाट के दृष्टिकोण से तो ये घटना नहीं लगती है, और ना ही शारीरिक छेड़खानी के दृष्टिकोण से ये घटना लगती है। ये दोनों चीज़ें तो घटना स्थल को देख के और जो बॉडी है दोनों को देख के स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है। प्रेम प्रसंग का कुछ ऐसा है क्या सर? नहीं, अभी इसमें कहना जल्दी राजी होगा। रविवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम सशक्त स्थायी समिति के पास विधि वर्ष 2024-25 के बजट को नगर भवन में आयोजित विशेष बैठक में नगर निगम बोर्ड से पारित कर दिया गया। महापौर निर्मला देवी की अध्यक्षता में हुई नगर निगम बोर्ड की बैठक में कुछ संसाधनों के साथ बजट पास किया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में निगम ने 63 करोड़ 86 लाख लाभ का बजट है। बजट में कुल अनुमानित आय 603 करोड़ 61 लाख एवं व्यय 539 करोड़ 78 लाख रुपए दिखाया गया है। यह बजट खास इसलिए भी है कि इसमें कोई नया नहीं लगाया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स समेत किसी प्रकार के कर या शुल्क में वृद्धि नहीं की गई है। नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स से 60 करोड़ एवं ट्रेड लाइसेंस शुल्क से 3 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान लगाया है। बजट में ऑडिटोरियम निर्माण के लिए 22 करोड़, ठोस कचरा प्रबंधन पर 15 करोड़ 50 लाख, स्वच्छता जागरूकता पर 10 करोड़, नागरिक सुविधा पर 30 करोड़, पर्यावरण सुविधा पर 17 करोड़ 50 लाख रुपए का राशि खर्च का प्रावधान किया है। शब बारात के दिन विशेष बैठक आयोजित किए जाने को लेकर कुछ वार्ड पार्षदों ने बैठक का विरोध भी किया था, पर बजट के मुद्दे पर सभी ने एकमत से बजट को पास कर दिया। मुजफ्फरपुर का मेरे द्वारा बजट हम लोगों द्वारा पास किया गया है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का बजट जो पिछले साल का जो बजट था हम लोग का 550 करोड़ का था, इस बार लगभग 643 करोड़ का हम लोग का बजट है, जो कि हम लोग के नगर निगम शहर के लिए जो भी विकास का काम होगा इसमें समाहित है, जिसमें कि मूलभूत है, हम लोग का पर्यावरण संबंधी है और स्वास्थ्य के लिए है। इसमें बजट हम लोग का है, नागरिक सुविधा, वाहन एवं अन्य सेवा के लिए है, और शहरी गरीबों के लिए भी मूल सुविधा का भी जो भी है इसमें हम लोग का बजट इस बार रखा गया है। मेन जनहित का जो भी है, जरूरत के हिसाब जरूरत का है, वो हम लोग इस बजट में है। और नगर निगम में मेरे सभी सम्मानित सदस्यों का बजट को पारित करने के लिए सभी का धन्यवाद। आगे भी आप लोगों का सहयोग हमेशा नगर निगम को मिलता रहेगा, ताकि हम लोग शहर में जो भी विकास का कार्य है हम लोग मिल करके हम लोग कर सकेंगे।
डोंगरगढ़ के चंद्रगिरो पर्वत पर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज पंचत्व में विलीन हो गए। उनके निधन से जैन समाज में शोक की लहर है। रविवार को मुजफ्फरपुर के संतोषी माता मंदिर लक्ष्मी नारायण रोड में जैन समुदाय की ओर से गुरु विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन कर जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। जैन समाज के प्रतिनिधि चक्रेश जैन ने बताया कि उनकी याद में पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय विनयांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जय जिनेन्द्र। आज हमारे जैन धर्म के विश्व प्रसिद्ध परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी समाधि 18 फरवरी को डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में हुई है, हमारे संतों के आह्वान पर आज पूरा विश्व आचार्य श्री की विनयांजलि सभा कर रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर में जैन समाज द्वारा जैन अजैन सभी लोगों को बुलाकर सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आचार्य श्री की विनयांजलि सभा रखी गई है। हम सभी लोग यहाँ आचार्य श्री को अपने श्रद्धा समर्पित करने के लिए आज एकत्र हुए हैं। मैं चक्रेश जैन, मुजफ्फरपुर जैन समाज का प्रतिनिधि, मेरे साथ श्री रविंद्र कुमार जी जैन, श्री अजय कुमार जी जैन, श्री महेंद्र कुमार जी जैन, मनोज जैन, नितिन जैन, राजेश कुमार जैन, ओम प्रकाश जी जैन, अनिल कुमार जी जैन आदि, श्वेतांबरी जैन समाज से श्री महेश कुमार जी सेठ, श्री अनिल कुमार जी, विनय कुमार जी जैन, हमारे प्रिय पार्षद श्री संजीव केजरीवाल, श्री कन्हैया प्रसाद गुप्ता एवं हमारे मोहल्लावासी श्री चिट्टू जी, लालू भैया, दिनेश बाबू, अज्जू एवं जैन समाज की सारी महिलाएं, बच्चे आज यहाँ एकत्र हैं। रविवार को अखाड़ा घाट रोड में मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर परिवार की ओर से 26 जनवरी और 15 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। साथ ही सावन माह में बाबा गरीबनाथ मंदिर में जलार्पण के लिए आने वाले कांवरियों की प्रत्येक सोमवारी को शिविर लगाकर सेवा दी जाती है। मुख्य अतिथि बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने मुजफ्फरपुर परिवार के तमाम सदस्यों को मोमेंटो देकर सम्मानित किया। विनय पाठक ने बताया कि मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्य मंदिर की सेवा के साथ ही शहर में भी कई सामाजिक कार्य करते हैं। इसकी जितनी सराहना की जाए वह कम है। इसके लिए उन्होंने मुजफ्फरपुर परिवार के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। हमारे पूरे शहरवासियों के नहीं, इसका एक बहुत बड़ा संवाद जाता है पूरे विश्व में, और खासकर भारत में सभी लोगों को जे अपने राष्ट्र के प्रति कैसे समर्पण देना है। समर्पण अगर देखना हो तो सबसे ज़्यादा जापान में मिलता है अपने देशवासियों के लिए, उसके बाद हमारे भारत में है। तो ये लोग सभी मिलकर मुजफ्फरपुर परिवार एक तिरंगा यात्रा और अन्य सभी जो सामाजिक कार्य करते हैं उनको कोटि धन्यवाद और आशीर्वाद है कि आप इस तरह से करते ना है और आप लोग से भी सहयोग लेके और आगे बढ़ते ना है। जो कार्य जिन्होंने लगातार करते आ रहे हैं इसको लेकर क्या करें? इसे बोलना है बार बार ये लोग कार्य करें, सामाजिक कार्य भी करते हैं, तिरंगा यात्रा भी करते हैं, श्रावण के माह में कमरियों को सेवा भी करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों की सेवा किया है। क्या कोई भी आप प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे ऐसा मुजफ्फरपुर शहर में कुछ ऐसा घटना घटती है जो सामाजिक सरोकार से संबंधित रखती है, तो ये लोग सभी को मिलजुल के सभी कोई कार्य करते हैं, इसलिए उनको कुछ धन्यवाद है। युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए संदेश है आपके अंदर वह आग हरदम सुलगनी चाहिए जो कभी बुझे नहीं। बीते कई वर्षों से भव्य तिरंगा शोभा यात्रा पहले उत्तर बिहार में यह नाम रखने का काम किया, लेकिन इस वर्ष जो हजारों हजार की संख्या में मुजफ्फरपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के युवा साथी, महिलाएं, नौजवान जो शामिल हुए थे और यह तिरंगा शोभा यात्रा बिहार में एक इतिहास रचने का काम किया है। आने वाले समय में मुजफ्फरपुर परिवार इससे भी बड़ा तिरंगा शोभा यात्रा देशभक्तिमय में शहर को झुमाने के लिए लाता रहेगा, अलग अलग तरीके से करते रहेंगे। और साथ ही साथ आज ये भी इस सम्मान समारोह में आयोजन किया गया है कि आने वाले समय में सामाजिक गतिविधियों में भी मुजफ्फरपुर परिवार नज़र आएगा। जैसे किसी गरीब की लड़की का शादी हो, विवाह हो या अन्य और भी आपदा की घड़ी हो, विपदा की घड़ी हो, तो ऐसे घड़ियों में भी मुजफ्फरपुर परिवार के गार्जियन स्वरूप कई सम्मानित लोगों ने यह निर्णय लिया है। इससे पहले कार्यक्रम शुरू से पहले ही निर्णय लिया है कि आज इसका ऐलान कर देना है कि इसकी घोषणा की जाती है
कि आने वाले समय में सामाजिक गतिविधि में भी मुजफ्फरपुर परिवार दिखेगा। और भव्य तिरंगा शोभा यात्रा जो निकलते रहा है वो आगे भी 15 अगस्त और 26 जनवरी के उपलक्ष्य में निकलता रहेगा। और यह पत्रकार साथियों के वजह से, यानी कि पत्रकार साथियों ने जो टीवी अखबारों में दिखाने का काम किया, उसके लिए बिहार में जो ये मुजफ्फरपुर परिवार जो तिरंगा या शोभा यात्रा निकालते रहे उनका एक नाम हुआ। इसके लिए आज पत्रकारों को सम्मान में, देश के चौथे स्तंभ के सम्मान में मुजफ्फरपुर का परिवार ये कार्यक्रम आयोजित किया था। आज रमज़ान शुरू होने में अभी कुछ दिन बचे हैं, लेकिन उसके पहले मुसलमानों के लिए एक ऐसी रात आती है जिसमें कहा जाता है कि सच्चे दिल से इबादत और दुआ मांगने पर गुनाह माफ़ हो जाते हैं। उस रात को शब-ए बारात कहते हैं। यह कोई त्यौहार नहीं बल्कि इबादत और दुआओं की रात है। मुजफ्फरपुर में शब-ए बारात पर रविवार को काफ़ी रौनक रही। कब्रिस्तानों में रोशनी की गई। शब-ए बारात पर कब्रिस्तानों में पहुँचकर लोग पुरखों की कब्रों पर रोशनी करने के साथ फातिहा पढ़कर मगफिरत की दुआ मांगे। इसे गुनाहों से छुटकारा पाने की रात भी कहा जाता है। जिले के विभिन्न इलाकों में कब्रिस्तान में रात में रोशनी की गई। रंग बिरंगे लाइट से कब्रिस्तान को सजाया गया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धूमधाम से शब-ए बारात मनाया गया। मुस्लिम भाइयों ने रात भर जगकर मस्जिदों में इबादत की। इस रात पिछले 1 साल में जाने अनजाने में हुए गुनाहों के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगी गई। कहा गया कि इस रात जो भी सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करता है उसके सभी गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस मौके पर मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। उसके अंदर इस महीने के अंदर शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने के अंदर एक मोहतम बिशान रात है जिसको शब-ए बारात कहते हैं, यानी छुटकारे वाली रात है। इस रात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला तमाम जहन्नमियों के ऊपर से अज़ाब को रोक लेते हैं, इसीलिए इसको बारात कहते हैं, छुटकारे की रात कहते हैं कि अज़ाब को हटा लिया जाता है, अज़ाब को रोक लिया जाता है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस रात, ये रात मग़फ़िरत की रात है। इस रात के अंदर एक कबीला का नाम लिया उन्होंने कि उस कबीले के अंदर जितनी भी बकरियां हैं, जितने भी ऊँट हैं, बकरियां हैं, उनके खाल के अंदर जितने बाल हैं, उतने लोगों की अल्लाह तबारक व तआला इस रात मग़फ़िरत फरमाते हैं। इसलिए मग़फ़िरत की रात है और मग़फ़िरत के लिए इंसान को इबादत करनी चाहिए और मग़फ़िरत की दुआ मांगनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, अपने लिए भी और पूरे उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, पूरे गुज़रे हुए तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से रहमत के उम्मीदवार होकर के इबादत करने की कोशिश करना चाहिए। कब्रिस्तान पर लोग जाते हैं, उस चीज़ के लिए क्या? कब्रिस्तान पर जो जाते हैं तो सैयदना इमाम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो नकल करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना आए और उसकी 15वीं शब पाओ तो उसमें 2-3 काम करो। एक काम कि रात के अंदर क़याम, यानी पूरी रात इबादत करो, इबादत में रात को गुजारो, सो करके ना गुजारो, इबादत में गुजारो। दूसरा काम कब्रिस्तान जाओ, इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, दूसरी जगह पर रिवायत है कि फ़ज़ूरु क़ुबूरकुम फ़इन्नहा तुज़क्किरुल मौत, कि कब्रिस्तान जाया करो इसलिए कि उससे मौत याद आती है। तो मौत को याद करने के लिए इंसान को कब्रिस्तान ऐसे भी जाते रहना चाहिए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफ़ा थी, जाते रहना चाहिए। और इस रात के अंदर सैयदना इमाम अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मरवी है, उन्होंने फरमाया कि कब्रिस्तान भी जाना है और अगले दिन 15वें दिन का रोज़ा रखो, ये 3 अमल कर लो, ये रात का हक़ अदा हो जाएगा। बीते दिनों मोतिहारी में मोबाइल झपटमार गिरोह ने दरोगा की परीक्षा देने जा रही छात्रा सलोनी को चलती ट्रेन से धक्का दे दिया था। यह मामला काफ़ी चर्चे में रहा। इस घटना में सलोनी का पैर कट गया और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई थी। ठीक उसी तरह एक परिवार का दावा है कि मोबाइल नहीं देने पर एक प्राइवेट टीचर को मोबाइल झपटमार गिरोह ने चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस इस घटना को सेल्फी लेने के दौरान होने की बात बता रही है, जबकि मृतक के परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजनों ने बताया कि मोहम्मद औरंगजेब सीतामढ़ी के बलीगढ़ का रहने वाला था, अपनी बहन के घर लालगंज गया था। परीक्षा खत्म होने के बाद अपनी भांजी रुखसार के साथ 22 फरवरी की दोपहर हाजीपुर के बलीगढ़ के लिए मेमो स्पेशल पैसेंजर ट्रेन पकड़ा। औरंगजेब घर पर अपनी मां से बात कर रहा था। उसी बीच भगवानपुर में 2 मोबाइल झपटमार ट्रेन में चढ़ गए। गाड़ी की धीमी रफ्तार होने पर उन दोनों ने अपने रिश्तेदार से बात करने के लिए औरंगजेब से मोबाइल मांगी। मोबाइल नहीं देने पर दोनों के बीच बकझक शुरू हो गई। वे दोनों औरंगजेब से मोबाइल छीनने लगे और चलती ट्रेन से उसे धक्का दे दिया। उस दौरान साथ रही उसकी भांजी ने जब झपटमारों का विरोध किया तो उसे भी ट्रेन से फेंक देने की धमकी दी गई। वह डरी सहमी किसी तरह मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची और पुलिस को पूरी बात बताई और पुलिस के मोबाइल से परिजनों को घटना की जानकारी दी।
परिजनों ने कहा है कि घटना की सही जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस इस मामले में गलत एफआईआर दर्ज की है। हम लोग हाजीपुर से आ रहे थे, मुजफ्फरपुर जा रहे थे। वहाँ पे रामदयालु नगर में वहाँ पे थोड़ा सा नहीं आगे, उसके बाद हम मामा दोनों ट्रेन में बैठे हुए थे। मेरी मामा नानी से बात कर रहे थे। उसके बाद वो दो चक्का लोग आया, मुंह में सफ़ेद कलर कपड़ा बांधे था। उसके बाद कहा भाई साहब थोड़ा फ़ोन मिल सकते, तो मेरे मामू बोले कि नहीं। उसी कारण वो छीना छोड़ी करते करते उसके बाद गेट के पास गया। उसके बाद धक्का मेरे मामू को दे दिया। विरोध नहीं की तुम? विरोध किए थे पुलिस। उसके बाद एक स्टेशन के बाद पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पे जाके हम पुलिस के बोले कहते कि हमको कंप्लेन लिखवाना है। तो वो बोले कहते बताओ क्या। तो वो उसने खाली एड्रेस पता लिखा और कुछ भी नहीं लिखा है। तो पुलिस कह रही है कि सेल्फी लेने से उनकी मौत हुई है। नहीं, ये गलत बात है। मेरे मामू नानी से बात कर रहे थे, सेल्फी नहीं ले रहे थे। पुलिस को क्यों नहीं बताई तुम वहाँ पे? वहाँ पे हम होश में नहीं थे। पुलिस पूछा तुमसे कि कैसे घटना घटा है? नहीं, ये बात नहीं पूछा पुलिस। परिजन को बताई थी, गार्जियन को? हम नानी के बताए थे। नानी को बताई? नानी से बात हो रही थी तुम्हारे मामा का? हाँ। खुशियाँ छीना लेला हो हमर बउआ, बड़ा दुख से बउआ के पढ़ा के लिखा के आया दमी बनाएला सोचली हो हमर बउआ। एगो सफल बउआ के हमारा न आवेलही हो ओ बउआ। सबके महाबत तोरी के बउआ हम चल गेला हो हमारा बउआ। 2:30-3 बजे के आसपास फ़ोन के द्वारा सफ़र उसके भांजी कर रही थी, तो उसके द्वारा जो है सो फ़ोन आया। तो हमें मालूम चला ऐसे ऐसे, तो हम सब जो है सो बस के द्वारा मुजफ्फरपुर पहुँचे वहाँ रेल थाना में। और वहाँ पहुँचने पे हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है कैसे, किसी पुलिस वाला कुछ सही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दे ही नहीं रहा था कैसे। फिर भांजी आई, वहाँ निकल के काफ़ी रोने लगी, हतोत्साह थी, मतलब कुछ बोल नहीं। तो हम लोगों को तो पता चल गया था, भांजी फ़ोन पे ही बता दिया था ऐसे ऐसे हुआ मामा के साथ मेरे। तो सर से हम कंफर्म करना चाह रहे थे, तो कुछ बता ही नहीं रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होते गया, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे घटना हो गया है और कट गया है। तो बोले फिर बॉडी कहाँ है? तो बोला कि ये बॉडी ना PMCH में है, तो उसका पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए कुछ कागजी जो है जाने वाला तो चला गया, कागजी जो प्रक्रिया है वो पहले आप लोग करिए। बोले क्या है? तो एक ऐसे ऐसे लिखिए। हम बोले ये तो OD है, आवेदन टाइप का है, तो हमें FIR करना है। बाकी दोनों सेम ही होता है, OD हो या आवेदन हो, सारा ये FIR हो सॉरी, वो सेम ही होता है। तो आप ये भी कर लीजिए, क्योंकि FIR के द्वारा काफ़ी लंबा प्रक्रिया चलेगा। फिर अज्ञात में जाएगा, मोबाइल भी नहीं बरामद हुआ है उसके पास से, और कोई उचक्का लेके भाग गया है, तो उसमें काफ़ी लंबा जाएगा। हम लोग कहाँ से खोजेंगे? उसका नौकरी भी चला जाएगा। 2 गार्ड वहाँ पे मेरा आदमी काम कर रहा था, तो वो सब नहीं था। तो ऐसा कुछ बोला। फिर हमको धीरे धीरे डाउट होने लगा। बोल रहा था मीडिया को मत बुलाइए, मीडिया तो नहीं आ रहा है। ये सब चीज़ बार बार गेट को भी लॉक कर रहा था। तो ये सब चीज़ से थोड़ा सा हम सब इसमें काफ़ी टाइम लग गया FIR लिखवाने के चक्कर में। फिर भी नहीं लिखे, और एक आवेदन प्रतिलिपि जो है वो हम लोगों से ले लिया गया, और यही चीज़ हुआ था। उस 8 साढ़े 8 बजे हम लोगों को छोड़ दिया। आपके भैगनी के जरिए क्या कहा गया, क्या घटना घटित हुई? उनके भैगनी वो अपने नानी को कॉल की कि ऐसे ऐसे मामा रेल से कट गए हैं। हम बैठे हुए थे, 2 चक्का आ रहे थे ऐसे। तो हम ग्रामीण हुए, तो बगल में ही मेरा घर है, तो हमें ऐसे जाकर के रोने काटने का आवाज़ आने लगा। तो हम निकले वहाँ से, तो हम 3-4 आदमी जो है
यहाँ से गए बस पकड़ करके मुजफ्फरपुर थाने में। तो भांजी बोली कि यहीं पे है, तो रेल थाना में हम लोग गए डायरेक्ट। मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार ने एक साल में मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के नामुमकिन लगने वाली बहुत सारी सर्जरी करके हजारों बच्चों की जान बचाई है। 17 फरवरी को उन्होंने 2 दिनों के जन्मे एक ऐसे बच्चे की सर्जरी की जो अपने कमर के नीचे 1.5 किलो ट्यूमर के साथ पैदा हुआ। बच्चे के शरीर का वजन 2.5 किलो और 1.5 किलो के ट्यूमर के कारण बच्चा ना तो हिल डुल सकता था और ना ही अपने मां का दूध ठीक से पी सकता था। समस्या आगे चलकर और भी बढ़ सकती थी, जिससे कैंसर भी हो सकता था, लेकिन सही समय पर ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाला गया और बच्चे को नॉर्मल लाइफ के लायक बनाया गया। यह अब बच्चा आराम से एक सामान्य जीवन जी सकता है। बच्चे की मां 38 वर्ष में मां बनी है। अब वह चिंता मुक्त है और चाइल्ड सर्जन डॉक्टर अजय कुमार को अपने पूरे परिवार के साथ धन्यवाद कहते हुए थक नहीं रही है। वहीं डॉक्टर अजय ने बताया कि यह ऑपरेशन कितना कठिन रहा। ये बीमारी सैक्रोकॉकेजियल टेरेटोमा टाइप 1 था, जिसमें कि बच्चे जन्म के साथ ही अपने कमर के नीचे एक बड़ा सा ट्यूमर लेकर पैदा होते हैं। इस बच्चे की बात करें तो बच्चा 2.5 किलो का और साथ में एक 1400 ग्राम का ट्यूमर। आप बच्चे की हालत समझ सकते हैं। बच्चा ना ढंग से लेट सकता था, ना फीडिंग कर सकता था, ना लैट्रिन कर सकता था। बच्चे की हालत सांस लेने में तकलीफ और इन सब के कारण उनकी हालत बहुत कमज़ोर थी। बच्चे के माता पिता के लिए ये आखिरी चांस था और ये बच्चा उनके लिए प्रीशियस बेबी था, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इन सब सर्कमस्टांसेस को मिलाएं तो बच्चे के जो पेरेंट्स, जो अटेंडर थे, वो काफ़ी ज़्यादा घबराए और एंजाइटी में थे। फिर वो मेरे पास आए, मैंने इनको बीमारी के बारे में बताया और इसका निदान कैसे हो सकता है ये बताया। बच्चे का जो ऑपरेशन होता है ये एक गहन ऑपरेशन, बड़ा ऑपरेशन है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग, एक स्किल्ड पीडियाट्रिक एनेस्थेसिस्ट, स्किल्ड असिस्टेंट और पीडियाट्रिक सर्जरी का एक स्किल हैंड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि आज हमें नॉर्थ बिहार में ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। मेरा नाम दुर्गा कुमारा है, ग्राम कुमा माल है, जिला पूर्वी चंपारण है, वहीं के रहने वाले हैं। और मेरा बड़े भाई का बच्चा हुआ ऑपरेशन से। ऑपरेशन के दौरान बच्चा निकालने के बाद पता चला कि उनके पीठ के पीछे मांस बढ़ा हुआ है, 2-2.25 kg का आसपास था। और देखने के बाद हम लोग घबरा गए कि इसको लेके कहाँ जाए, नहीं जाए। तो वहाँ का डॉक्टर बोले कि जाइए केजरीवाल में, वहाँ एडमिट करवा लीजिएगा, अजय सर से मिल लीजिएगा। वहाँ आने के बाद में अजय सर से मिले और बच्चा के जो पीछे का था ना, उसको नहीं करवट लेने में बन रहा था, ना गोदी में रखने के लिए बन रहा था। उसके बाद में सर देखे तो बोला कि इसको सर्जरी करना पड़ेगा। यहीं ऑपरेशन करवाए केजरीवाल में। अभी बच्चा ठीक ठाक है। पहले तो उसको गोद में उठाने में बन नहीं रहा था, नहीं गोद में पकड़ना है, नहीं सुलाना है। तो अभी बच्चा सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, दूध भी पी रहा है और खेल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में सर बोले कि 1-2 दिन में हम यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। आगामी 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में प्रस्तावित रैली को सफल बनाने को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के जीरन छपरा स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित राष्ट्रीय जनता दल की बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने बताया कि जन विश्वास महारैली में महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथियों के साथ जिले के सभी प्रखंडों से हजारों हजार की संख्या में मुजफ्फरपुर से काफिला गांधी मैदान में जाए, इसकी तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस महारैली में नीतीश कुमार के 17 साल और महागठबंधन के 17 महीने की सरकार के कार्य पर चर्चा करेंगे। बैठक में प्रधान महासचिव सुधीर यादव, विनोद यादव, अनिल महतो, वसीम अहमद मुन्ना, लक्ष्मीकांत राय, सफदर हुसैन, लखिंदर राय, शिव प्रसाद महतो, विश्वनाथ कुशवाहा, मोहम्मद सज्जाद, हरप्रीत कौर, वीणा यादव सहित दर्जनों नेता शामिल रहे। को गांधी मैदान में प्रस्तावित जन विश्वास महारैली होने जा रहा है, उसी के तैयारी के संदर्भ में आज हम लोगों ने बैठक बुलाया है। इस बैठक में जिला के तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष और प्रखंड के अध्यक्ष और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जिला पार्टी के वो पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी और प्रदेश के पदाधिकारी, ये तमाम लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि विगत दिनों में पहले भी हम लोगों ने कितनी रैलियाँ हम लोगों ने जाने का काम किया है रैली में, उसी तरह से इस बार की जो रैली होगी, इन नौजवानों को, बेरोजगारों को
और जो जिनका कोई मजलूम, जिनका कोई सुनने वाला नहीं है, उन लोगों की आवाज़ को वहाँ बुलंद किया जाएगा। तो उन महिलाओं की, उन लोगों की रैली होगी। तो हमको ऐसा लग रहा है, अभी तमाम प्रखंड के अध्यक्ष जी से और तमाम विधायकों से बातचीत जो हुई है, उस हिसाब से ऐसा हमको लग रहा है कि मुजफ्फरपुर अव्वल दर्जे का उपस्थिति वहाँ दर्शाने का काम करेगा। और हमारे यहाँ के सारे माननीय विधायक लोग 2 तारीख को ही, और तमाम जो नेता है जहाँ जहाँ के, सब लोग अपने प्रखंड अध्यक्ष जी के द्वारा तैयारी करा के, और जिला अध्यक्ष के जो भी हमारे अध्यक्ष हैं प्रकोष्ठों के, वो लोग अपने प्रकोष्ठ के जो भी पदाधिकारी हैं, प्रखंड के अध्यक्ष जी हों चाहे जिला के पदाधिकारी हों, तमाम लोगों को इन लोगों ने निर्देशित करने के लिए इन लोगों को कहा गया है। इन लोग निर्देशित करेंगे। और हमको लगता है ऐसा, जैसे अभी जन विश्वास यात्रा 20 तारीख को मुजफ्फरपुर से शुरू हुआ था और काफ़ी सफलता मिली थी, और प्रदेश के नेतृत्व के द्वारा हम लोग को धन्यवाद ज्ञापन किया गया कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका हुआ है। चूँकि सुबह का समय था, पहला कार्यक्रम था, और हम ऐसा जगह रखे हैं, माने जैसा जगता बाबू जी ने हमको बताया कि ऐसा जगह रखा गया था जिस पर आप हमारी भरोसा थी, इसीलिए पहला मुजफ्फरपुर से ही किया गया और हम लोग का कार्यक्रम सफल हुआ। उसी तरह से हम लोग का कार्यक्रम जो है 3 मार्च वाला काफ़ी सफल होगा। हम लोग गाड़ी देने में असमर्थता जाहिर अभी से हो रही है, सब जगह सब जिलाओं में गाड़ी भाड़ा किया जा रहा है। और रविवार को मुजफ्फरपुर के संत शिरोमणि रविदास महाराज की 647वीं जयंती मनाई गई। संत रविदास के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मौके पर उपस्थित पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम और पूर्व विधायक लाल बाबू राम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा कि संत रविदास 15वीं शताब्दी के संत परंपरा में एक भारतीय भक्ति आंदोलन का नेतृत्व देते थे, जिन्होंने कविता लेखन के जरिए विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक और सामाजिक समानता की बात कही। उन्होंने व्यक्ति के कर्म को महान बताते हुए कहा कि व्यक्ति कर्म से ही महान बनता है, इसलिए सत्कर्म पर चलकर सत्य का मार्ग ही अपनाए। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, ये भारत जो है संत महर्षियों का धरती है और सबों में श्रेष्ठ संत शिरोमणि गुरु रविदास जी थे। और उनकी जयंती पूरे बिहार, पूरे देश और विश्व में मनाया जाता है। और हम लोग भी रविदास समाज के द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जयंती 647वां जयंती हम लोग मनाने का काम किए हैं। और सकरा विधानसभा के 37 पंचायत से एक रविदास समाज के लोग आकर के उत्साहपूर्वक उनकी जयंती मनाने का काम किए हैं। और इसी तरह से हम लोग कई वर्षों से मना रहे हैं और मनाते रहेंगे। हम लोग उनके विचारों पर, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महान संत थे, उनके विचारों पर हम लोग चलने का काम करेंगे। उनकी जो विचार है हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। भारत रत्न मानवर काशीराम जी को इसलिए कर रहे हैं कि इस देश में शोषित की लड़ाई अगर किसी ने लड़े तो 2 व्यक्ति हिंदुस्तान में आए। एक सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब थे, और दूसरा कोई व्यक्ति अगर दलितों में अगर आए तो वो व्यक्ति थे मानवर काशीराम। और बिहार में अगर कोई दूसरा वंचितों दलितों का कोई मसीहा थे तो मानवर लालू प्रसाद यादव जी। ये लोगों ने समाज के उन्नति के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज के तरक्की के लिए काफ़ी संघर्ष करने का काम किया है। और आज उसी का कृपा है कि आज लोग गरीब का बेटा, दबे कुचले का बेटा, शोषित का बेटा अगर कहीं बोल लेता है, बात कर लेता है, ऑफिस में किसी पदाधिकारी से बात कर लेता है, उन्होंने जगाने का काम किया है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी से हम निवेदन आपके माध्यम से करना चाहते हैं कि अगर आप दलितों के हिमायती बनना चाहते हैं, आप दलितों के शुभचिंतक बनना चाहते हैं, तो आप मानवर काशीराम को भी भारत रत्न देने का काम करें। एक साथ इस बार 5-5 लोगों को भारत रत्न मिला है और आगे भी अब आप डिमांड कर रहे हैं। नहीं, हम तो इसी में चाह रहे थे कि 5 मिला है। जब नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिन लोगों को मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। ऐसा नहीं है कि हाँ, जिन लोगों को भी मिला है हम स्वागत करते हैं, लेकिन मानवर काशीराम जी को भी इसी में जो है कि मिलना चाहिए था। मतलब व्यक्तिगत आपकी राय है या पार्टी स्तर पर इसको लेकर? पार्टी स्तर पर का सबसे पहला नेता
हिंदुस्तान में कोई पहला नेता किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर डिमांड करने का काम किए हैं तो माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 14 जनवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिवस के अवसर पर पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में पहला नेता हैं जिन्होंने कहा कि दलितों, वंचितों, दबे कुचले शोषित की आवाज़ मानवर काशीराम को भी भारत रत्न मिले। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज धर्मशाला रोड में रविवार को संत रविदास जयंती पखवाड़ा समारोह का आयोजन किया गया। लोगों ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं ने कहा कि संत रविदास का विचार था कि अंतरात्मा जिस चीज को कबूल करे वह काम अगर आप करते हैं तो सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे। उन्होंने भेदभाव मिटाने का काम किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लखिंद्र राम ने की। समारोह में पार्षद अनिल कश्यप, पार्षद प्रभु राउत, पार्षद पति दीपक पटवा, पार्षद प्रतिनिधि राहुल राम, सर्वेश कुमार, शंभू साहा, पार्षद पुत्र मनीष कुमार, पार्षद मोहम्मद नसरुल्ला, अखिलेश कुमार, पार्षद पुत्र कन्हैया चौधरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। व्यक्तित्व का मुख्य पहलू है, ये अक्सर हम लोग पढ़ा करते थे। ये इनका एक कोटेशन है, बहुत फेमस कोटेशन है कि गंगा के विषय में कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। इन द सेंस यही था कि अंतरात्मा जिस चीज़ को कबूल करे वह काम अगर आप करते हैं तो आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। इनके मस्तिष्क में यही बात थी कि कोई भी काम अगर करते हैं तो अंतरात्मा से पूछ के, अंतरात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। और जिस चीज़ को आप प्राप्त करने के लिए अगर ध्यान मगन करते हैं, उस पर चिंतन मनन करते हैं, संकल्प से शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। संकल्प में सफलता है। जिस बात का आप संकल्प लीजिएगा वह काम आपका पूरा होगा। ये इनका थीम था, इनके जीवन का सबसे बड़ा थीम था संत रविदास जी का। 1433 में जन्म लिए थे और सबको ऊंच नीच भेदभाव मिटा के जोड़ने का काम किया। इसलिए इनको हम लोग पूजनीय माने हैं। और हर एक साल अगर 1400 से लेकर के 2024 चल रहा है, इतनों दिन से 600 साल 700 साल से अगर याद किए जा रहे हैं तो कुछ इनमें गुण था तब ना हम लोग याद कर रहे हैं। इनके विषय में हम लोग जो भी कुछ कहे अधूरा ही है। इसलिए इसको हम लोग संत रविदास की जयंती मनाते रहते हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। इसलिए उनको संत शिरोमणि श्री संत रविदास जी एक ऐसे परिवार में जन्म लिए थे। उस समय जिस समय जन्म हुआ था उस समय एक निम्न बिरादरी में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम कर्मा देवी था और पिता संतोष दास जी थे। लेकिन ये बहुत सरल और सहज प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनका मूल मंत्र यही था कि मानव से नफरत न करे, एक दूसरे को देख करके छुआछूत की भावना न रखे। चूँकि इनका मानना था कि हम सभी मानव एक ही पिता प्रभु के हम लोग संतान हैं और प्रभु के संतान होने के नाते हम सभी एक समान हैं। व्यक्ति कर्म से कोई छोटा नहीं होता। उन्होंने ही कहा था कि कर्म प्रधान है विश्व हीरा का। कर्म छोटा नहीं होता है, क्योंकि खुद वे एक मोची समाज में पैदा लिए थे और उन्होंने पुश्तैनी धंधा जूता चप्पल का काम करते थे, लेकिन बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो हमारी नेत्री जो बोली है कि हृदय में जो बात आवे करना चाहिए, लेकिन कौन बात जो न्याय उचित हो और सनातन सत्य हो, वैसे मानव कल्याण की बात हो उस काम को करना चाहिए। इन्होंने ही भगवान, इसीलिए इनको भगवान का भी दर्जा दिया गया। प्रोजेक्ट अमृत के तहत रविवार की सुबह संत निरंकारी मिशन की ओर से अभियान चलाया गया, जिसमें निरंकारी मिशन सेवा दल के सदस्यों ने करीब 4 घंटों का श्रमदान कर बूढ़ी गंडक नदी की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वच्छ जल स्वच्छ मन परियोजना के तहत समूचे भारतवर्ष के लगभग 1500 से भी अधिक स्थानों के 900 शहरों के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ यह अभियान चलाया गया। निरंकारी मंडल के संयोजक जवाहर प्रसाद ने बताया कि परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल निकायों का संरक्षण, उनकी स्वच्छता एवं स्थानीय जनता के बीच जागरूकता अभियान के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों के समुद्र
तटों, नदियों, झीलों, तालाबों, कुओं, झरनों इत्यादि जैसे जल निकायों की स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया गया और उन स्थानों की सफाई भी की गई। हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो निरंकारी मिशन के सदगुरु हैं, उनका आदेश से आज पूरे भारतवर्ष में हम लोग 1200 के करीब जगह पे नदी के सफाई या कहीं पोखर है, कहीं जैसे दिल्ली में जमुना नदी है, तो ये दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं कि जल अमृत है और स्वच्छ जल जो है वह हमारे जीवन का आधार है। इसलिए जो भी हमारा वाटर बॉडी है, चाहे तालाब है, झील है, नदी है, उसको प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए, हम तो सफाई बहुत छोटे क्षेत्र में कर रहे हैं, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में जागरूकता लाने के लिए लोग यदि सचेत हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो ये जो वाटर सोर्सेज है उसको गंदा ना करेंगे। इसलिए आज हम लोग स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत जो है सदगुरु के आदेश से ये सफाई कार्यक्रम रखे हैं। यहाँ करीब 350 लोग आए हैं जी, सभी सेवा दल के सदस्य लोग। हम जवाहर प्रसाद, संयोजक संत निरंकारी मंडल, मुजफ्फरपुर जिला। मतलब इनका प्रयास हमेशा से ही रहा है, ये हमेशा ये लोग कर रहे हैं, पूरे आज भारत में इनका ये प्रयास चल रहा है। तो हम लोग का प्रयास हमेशा रहता है कि अपने नदी जल जो अपने वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, तो ये जो पानी की समस्या, जो अभी जल की समस्या आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए जल संरक्षित कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम लोग को खुद को, सबको पहले अपने आप में सुधार की जरूरत है। हम लोग अपने आप को सुधारें, उसके बाद और लोगों को भी बताएं। और जल ही, जैसे कि कहा, जल ही जीवन है, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं है। तो ये प्रयास इनका है, ये चला लगा हुआ है और ये आगे भी इनका प्रयास चलता रहे। मेरी शुभकामना है और सभी लोग का इसमें सहयोग मिलता रहे। और महापौर होने के नाते जहाँ तक मेरा सहयोग होगा, मैं हमेशा इनके साथ खड़ी हूँ, ताकि ये हमारी सरकार की भी योजना है। और अमृत जल योजना जो है हम पूरे भारतवर्ष में पहले भी चलाई गई है और हमेशा ये चलता रहे, इसमें सब लोग का सहयोग मिलता रहे। नगर निगम के द्वारा क्या किया जाएगा? लगातार नगर निगम के द्वारा साफ सफाई तो की जाता है, लेकिन नदियों की साफ सफाई पर नगर निगम शिथिल हो जाता है। नहीं, शिथिल तो नहीं है, हमेशा नगर निगम इसमें सहयोग खड़ा रहा है। हमेशा जब भी जरूरत है, नगर निगम के द्वारा एक कृत्रिम तालाब भी बनाया गया है और हमेशा मेरे निगम के कर्मी खड़े रहते हैं। हम लोग भी जहाँ जरूरत होती है खड़े होते हैं और जहाँ जरूरत होती है हम लोग वहाँ पे खुद लग के खुद करवाते हैं, करते भी। ये तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पर मतलब कि साफ सफाई का काम करना है। इसके लिए हम लोग खुद को अपने आप में बदलाव करना है और लोगों को भी बदलाव करना है और लोगों को भी इसमें अपील करना है कि सबका सहयोग मिले, सबका साथ मिले। इन्होंने जो मदद कहा, इन्होंने हम लोग जब कहा है हम लोगों ने मदद की है, उसके लिए हमेशा तैयार हम लोग हैं। अभी भी निगम के पूरे कर्मी, गाड़ी लोग और इनकी संस्था के सभी लोग यहाँ पे लगे हुए हैं। मुजफ्फरपुर के साहेबगंज, नवल किशोर चौक, छठ घाट एवं अशोक चौक सहित विभिन्न जगहों पर जागरूकता रैली के साथ स्वच्छता अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संत निरंकारी मिशन के आह्वान पर अशोक चौक के पास सामाजिक कार्यकर्ता जितेंद्र प्रसाद गुप्ता ने पौधारोपण किया। मिशन के सदस्यों ने बताया कि स्वच्छता अपनाकर हम खुद को रोगों से बचा सकते हैं और स्वस्थ होकर लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि पौधारोपण हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए सभी को पौधा लगानी चाहिए। मौके पर पार्षद पुत्र कन्हैया चौधरी, गोपाल कुमार सिंह, रामनाथ कुमार सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज के जो सफाई किया जा रहा है, फिर आप लोगों के द्वारा बताइए, इससे आइए। देखिए, सफाई जो आप सारे लोगों को जो नज़र आ रही है कि ये सारे वर्दी में हैं और बैच भी लगाए हुए हैं, तो ये सारे संत महात्मा निरंकारी मिशन के सारे संत हैं। सेवा दल के बच्चे हैं, नौजवान भी हैं, बहनें भी हैं और सारे उस मिशन के तहत अपने सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के सानिध्य में उनके आदेशानुसार ये प्रण लिया गया है सारे संतों के द्वारा, हमारे सदगुरु माता जी के द्वारा, कि 23 फरवरी को हम लोग इस चीज़ को, लेकिन उसको 25 फरवरी किया गया है और 25 फरवरी हर वर्ष, पिछले वर्ष भी हम लोग ये सब सफाई का काम किए थे, इस वर्ष भी हो रही है और ये हर वर्ष होना है। और इससे मैसेज यही जाता है कि हम भी इंसान हैं और दुनिया वाले भी इंसान हैं, तो ताकि हम सबों का कर्म देखकर, क्योंकि आप सारा दुनिया जानती है कि सफाई ही स्वर्ग है, तो हम इस मैसेज को इसलिए समाज में देना चाह रहे हैं कि आप जो कचरा करते हो, हम सब आकर इस कचरा को साफ़ कर रहे हैं, ताकि आपको भी मैसेज जाए कि आप भी आइंदा कचरा न फैलाएं, जल को दूषित न करें
और कोई जगह को भी प्रदूषित न करे। इस तरह का मैसेज हम लोग सारे मिल कर दे रहे हैं समाज में कि कहीं भी ढंग से सफाई की गई है आप लोगों के द्वारा। जी बहुत। संस्था का नाम है आपके? संत निरंकारी मिशन। बहुत अच्छा लगा, इस तरह का सराहनीय कार्य ये लोग कर रहा है, आगे भी करते रहे। वृक्षारोपण तो हमारे शरीर के लिए, मानव के लिए, यहाँ के मौसम के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को मैंने बहुत ये करता है, इसलिए इस तरह हमेशा ये लोग करते रहे। जहाँ तक ये लोग का सहयोग होगा हर संभव। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित डीपीएस मेट स्कूल में रविवार को टैलेंट हंट प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी से 9वीं एवं 11वीं के बच्चे शामिल हुए। इस परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसमें बच्चों का निःशुल्क एडमिशन के साथ कैश प्राइज भी दिया जाएगा। टैलेंट हंट परीक्षा को लेकर अभिभावकों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिला। परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इस परीक्षा के दौरान स्कूल के सभी शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे। सारे अभिभावकों ने भी कहा कि इस तरह का टैलेंट हंट परीक्षा पहली बार देखने को मिला है। सभी ने उम्मीद जताई कि उनका बच्चा इसमें ज़रूर सफल हो, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप की सुविधा मिल सके। परीक्षा में लगभग 400 बच्चों ने भाग लिया। नर्सरी के बच्चों के लिए खेलकूद के सामानों की भी व्यवस्था रही, ताकि बच्चे खेल खेल में ही अपनी प्रतिभा दिखा सके। इस तरह से स्कूल के नए सत्र का पहला पड़ाव काफ़ी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अच्छा है टैलेंट है, इससे बच्चों को स्किल के बारे में पता चलेगा और सारे क्लास के लिए हो रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। स्कॉलरशिप भी? हाँ, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अच्छा स्कॉलरशिप है, कुछ पैसे वगैरह भी है और फिर फ्री एडमिशन भी है, वो भी अच्छा, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी सब फ्री है, तो अच्छा है। ऐसा प्रयास किया गया है, उसको किस तरह देखते हैं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास है। इसे अदर भी जो ग्रामीण क्षेत्र के क्या बोलते हैं पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो मतलब मंथली फ़ी नहीं दे सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें एंट्री लेने के लिए किस तरीके से आप लोग इसमें पार्टिसिपेट किए बच्चे को? कुछ नहीं, बस फॉर्म आया था, वो फॉर्म फिल किए और फिर एडमिट कार्ड वगैरह मिला। तो किस क्लास के लिए बच्चा एग्जाम दे रहा है? अभी तो नर्सरी के लिए दिए हैं। किस क्लास के लिए? 8 का है। इस तरह का टैलेंट हंट का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह बच्चों को फायदा होगा? उनको फार्म बोले भरा हुआ था, वही आया। इसमें निकल जाएगा, कितना फायदा होगा आपको? तो निकलेगा तो फायदा होगा। कोई भी स्कूल है, हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर एग्ज़ाम देगा तो उसका थोड़ा सा हेजिटेशन मिटेगा। वो पास होता है फेल होता है उससे कोई मतलब नहीं है, हेजिटेशन मिटेगा। और सबसे बड़ी चीज़ होती है सिर्फ पढ़ाई नहीं, हेजिटेशन मिटेगा तो क्या होगा कि बच्चे के मन में इस स्कूल के प्रति जागरूकता होगी कि हाँ, यहाँ पे एग्ज़ाम होता है, यहाँ पे नए नए चीज़ों को सिखाया जाता है। बस यही सोच करके हम भी लाए हुए हैं। छोटा बच्चा है, जो अच्छे करेंगे उसको। हाँ, स्कॉलरशिप भी है, उसमें यूनिफॉर्म फ्री मिलेगा। अगर ग्रेड दिया हुआ 1 से 5 तक है शायद, तो उसमें यूनिफॉर्म फ्री है, स्टेशनरी फ्री है। और दूसरा एक आपका सबसे बड़ा चीज़ जो है ट्यूशन फ़ी 1700 फी है यहाँ का। तो अगर 1700 मंथली फ्री हो जाता है 1 साल के लिए तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सहूलत होगा अगर इस तरीके का स्कॉलरशिप हाथ लग जाता है बच्चे को। पूरा पढ़ाई तो फ्री हो गया। अगर 1 नंबर पे आ गया है, ग्रेड 1 लाता है तो पूरा तो स्कूल 1 साल के लिए फ्री है। सोचिए बी भी लाता है तो उसमें भी 50% फ्री है, तो बढ़िया है। स्कूल का इतना अच्छा प्रयास है, इसको कैसे देख रहे हैं? बस हम यही चाहते हैं कि ऐसा हर स्कूल में होना चाहिए कि अगर बच्चा पढ़ने लायक है, इससे स्कूल को भी फ़ायदा है, सिर्फ गार्जियन को फ़ायदा नहीं। स्कूल को फ़ायदा है कि अच्छे बच्चे इस स्कूल में नाम लिखा पाएंगे, और जब अच्छा रिजल्ट मिलेगा उनको तो उसके लिए तो चुनना पड़ेगा बच्चे को, 100 में 2-4 चुनना ही पड़ेगा, तो उसके लिए स्कूल का भी फ़ायदा है इसमें। मैं रह के आया हूँ, मेरे बच्चे बंगलोर में पढ़ते थे, बंगलोर छोड़ के मैं आया। जो बंगलोर में माहौल नहीं है, जितना बिहारी बच्चे तेज होते हैं और जितना बिहारी बच्चे कुछ करता है, IIT JEE नीट निकालते हैं, तो कहीं के बच्चे नहीं निकालते हैं। लेकिन कारण क्या है? यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ इंस्टीट्यूशन नहीं है, टीचर नहीं है, डिवोशन नहीं है, गार्जियन डिवोशन नहीं है, पैसा दे हर जगह खर्च कर रहा है लेकिन टीचर नहीं मिल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि एक ऐसा यहाँ पर माहौल बने, बिहार में कैसा माहौल बने कि बाहर के बच्चे यहाँ पर, जिस मगध यूनिवर्सिटी देख लीजिए, विदेश के लोग पढ़ने आते थे, हर जगह लोग सिमरतुल्ला स्कूल देख लीजिए, हार्ट स्कूल देख लीजिए, कितना अच्छा प्रोडक्ट पैदा किया है। सो ऐसा यहाँ पर पैदा हो और ऐसा टैलेंट को लगे कि हाँ मैं पास करता हूँ तो मुझे मिले। बाहर के बच्चे आएंगे, क्यों हम लोग बाहर बंगलोर जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, कोटा क्यों जाएंगे? कोटा क्यों नहीं यहाँ बनाएंगे हम जिसको? इसलिए यहाँ के टीचर की कमी है, और कुछ टीचर को पैसा मिल नहीं पाता, जो उनको फीस मिलना चाहिए उनको मिल नहीं पाता है। गार्जियन फीस देता है, लेकिन यहाँ जो डायरेक्टर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको जो इतना रिक्वायरमेंट है, डैट इज नो पेड है ना।
ठीक है। टैलेंट में आए हैं, बच्चे को दिलाते हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं? और दूसरा चीज़ बच्चे वही टैलेंट यहाँ पास करेंगे जिसे गार्जियन पढ़ाते हैं, मेरा अनुभव है, जो बच्चों पर समय देते हैं। स्कूल की तरफ से इस तरीके का कदम उठाया गया, क्या कहेंगे? हाँ, स्कूल अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हम इसलिए लेकर आए हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट नहीं जाते हम। आखिर में बच्चा अगर स्कॉलरशिप पा लेता है तो कितना सहूलत हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चा और अच्छा करेंगे, वो सभी देख कर करेंगे। बच्चा टॉप किया, मेरा भी बच्चा टॉप करे, और ऐसा किए हैं तो ऐसा सबको सीखना चाहिए, सीखने का मौका देना चाहिए। इससे बच्चों का भी मनोबल बढ़ेगा, एकदम मनोबल बढ़ेगा, गार्जियन मनोबल बढ़ेगा कि मेरा बच्चा इतना टॉप कर रहा है, और पढ़ाऊंगा और मेहनत करूंगा। क्योंकि बच्चे तो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों को क्या नॉलेज है उनको, कहाँ जाना, क्या करना है। और डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता हमको। ये हमारे DPS मेट स्कूल मिठनपुरा में हमारे बच्चों के बीच में, मतलब जो अभी न्यू सेशन शुरू होने वाला है, उन बच्चों के लिए टैलेंट हंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे तरह तरह के बच्चे आ रहे हैं और वो अपना रिटन एग्ज़ामिनेशन जो उनका है वो दे रहे हैं, और उसके थ्रू हमारे बच्चों का चयन होगा और उसके बाद उनका एडमिशन होगा। इसमें हम लोगों ने तरह तरह के स्कॉलरशिप का भी आयोजन किया है, जिसमें बच्चों को कुछ कैश प्राइसेस और उनको एडमिशन में भी बेनिफिट मिल रहा है, प्लस उनको हम स्टेशनरी फ्री में दे रहे हैं, और साथ ही हम उनके एजुकेशन में भी कुछ परसेंटेज का उनको ज़िंदगी भर के लिए, मतलब जितने दिन हमारे स्कूल में वो पढ़ेंगे उतने दिन का हम एग्जाम्पशन उनको दिए हुए हैं। तो लगभग 400 बच्चों ने फॉर्म भरा है, और अभी हमारे बीच 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है। अभी ये फर्स्ट शिफ्ट चल रहा है, फिर 12 बजे से सेकेंड शिफ्ट शुरू होगा, 2 बजे से सेकेंड शिफ्ट शुरू होगा। तो उसमें हमारे बच्चे और सारे बच्चे आएंगे। तो इसी तरह से इसमें से जो भी बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होगा, उनको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उनका एडमिशन भी फ्री किया जाएगा। किस किस क्लास का हो रहा है बच्चे? हमारे यहाँ लगभग नर्सरी से लेके 9th तक के बच्चे हैं और 11th के भी बच्चे हैं, तो सारे क्लासेस के बच्चे हमारे बैठ के एग्ज़ाम दे रहे हैं। आगे भी इस तरह का होगा? हाँ बिल्कुल, हम आगे देखेंगे, क्योंकि हम अपनी सीट के अवेलेबिलिटी पे ही ज़्यादा ये करेंगे कि अगर हमारा सीट फुल हो जाएगा तो फिर हम आगे ऐसा टेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन अगर हमारी सीट वैकेंट रहेगी तो फिर हम आगे ऐसा टेस्ट ले सकते हैं। बच्चों को कोई लिमिटेशन में कितने बच्चे आप लेंगे, नहीं लेंगे? हाँ, हम बस 400 बच्चों का किए हैं कि 400 बच्चों का हमको एडमिशन लेना है, उससे ज़्यादा हम नहीं लेंगे। नर्सरी से लेके 9th तक। पेरेंट्स का किस तरह का रुझान है इस तरह का टैलेंट? पेरेंट्स ने तो बहुत ही इंटरेस्ट शो किया है और बहुत ही अच्छे से इसमें भरा भी है उन्होंने, और वो बहुत ही एक्साइटेड है इस एग्ज़ाम को लेके। बहुत तरह का फ़ोन आता है हमारे यहाँ, या क्वेरीज़ उनकी होती है कि क्या क्या है, कैसे है, कैसा स्कूल है, क्या पढ़ाई है। तो वो सारे जवाब हमारे जो हमारे रिसेप्शन पे बैठते हैं, PRO है, वो लोग जवाब देती हैं और उन लोग को सेटिस्फाइड करती हैं। जिस तरह से भी उन लोग का कोई क्वेरीज है वो सारा चीज़ वो आंसर देती हैं और उनको सेटिस्फाइड करती हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है? पार्टिसिपेट करने के लिए आपको बच्चे का मार्कशीट लेके आना है या आधार कार्ड। अभी हमारे यहाँ जो टैलेंट हंट हो रहा है उसमें हमारे बच्चों का कोई भी बच्चा भर सकता है, लेकिन ब्रिलियंट है, और जो बच्चे ब्रिलियंट हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा तो ही उनको बेनिफिट मिलेगा। बाकी सारे बच्चों का ऐसे जनरल एडमिशन होता है, वैसे एडमिशन की प्रक्रिया होगी। बाकी जो बच्चे इसमें आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा में शामिल भक्तों की स्वागत को लेकर रविवार को मुजफ्फरपुर के सरैयागंज स्थित जालान औषधालय में महाकाल सेवा दल की बैठक की गई। बैठक में सभी के सहमति से निर्णय लिया गया कि इस बार महाशिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम सुबह बाबा गरीबनाथ मंदिर में दल के पूरे सदस्य सेवा करेंगे। उसके बाद बाबा महादेव के बारात में आए हुए सभी भक्तों पर दल के पूरे सदस्य सरैयागंज टावर चौक पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करेंगे। बैठक में दल के संरक्षक अरविंद सिंह, रमेश रत्नाकर, अध्यक्ष आकाश चौधरी, नथुनी महतो, सचिव प्रकाश चौहान, अजीत पटेल सहित कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। आज महाकाल सेवा दल के द्वारा एक अहम बैठक रखी गई थी। तमाम सदस्य और पदाधिकारी बैठक में शामिल हुए। 8 मार्च को महाशिवरात्रि है, उसी को लेकर के आज सरैयागंज स्थित जालान औषधालय कार्यालय में बैठक रखा गया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिवरात्रि के दिन सुबह 4 बजे से बाबा गरीबनाथ के नगरी में तमाम शिव भक्तों की सेवा में सुबह 4 बजे से हम लोग लगे रहेंगे उनके सेवा में, और दोपहर 3 बजे से हम लोग सरैयागंज टावर पे बाबा के बारात के स्वागत में
रहेंगे, जिसमें पुष्प वर्षा करके बाबा के बारात की स्वागत की जाएगी। ठंडाई फल फूल बांट करके बाबा के सभी भक्तों की सेवा की जाएगी, बारात की स्वागत की जाएगी। महाकाल सेवा दल अध्यक्ष आकाश कुमार चौधरी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।